अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये जो क्वेश्चंस हैं ये पिछले 7 सालों से मैंने एनालाइज किए हैं। इनको एनालाइज करने में मुझे टोटल 6 to 7 आवर्स लगे हैं। तो ये क्वेश्चंस जो हैं ये मेनली इंपॉर्टेंट रहते हैं। एग्जाम के हवाले से ये हमेशा रिपीट होते जा रहे हैं। तो मैंने क्या देखा कि एक पैटर्न देखा कि ये क्वेश्चंस जो हैं थोड़ा इधर उधर होके रिपीट होते जा रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को ये जो 20 क्वेश्चंस हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो चांसेस हैं कि इनमें से 4 या 5 क्वेश्चंस आपके इजीली फंस जाएंगे। ऊपर से एक बात बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली 3 मार्क्स से 5 मार्क्स के आते हैं। तो इनके 4 या 5 क्वेश्चंस अगर आपके फंस जाएंगे तो ईजिली आपके 20 या 25 मार्क्स आ जाएंगे। और क्या बात है कि ये जो अकाउंटेंसी है इसका सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। कि अगर मैथमेटिक्स का हम सिलेबस देखें उसी तरह अकाउंटेंसी का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर एनालाइज करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट में है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन जो हैं ये आपके बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ऊपर से मैंने यहाँ पर आपके लिए आंसर भी रखे हैं, तो ये आंसर्स भी आपकी मदद करेंगे। कि आपको दूसरी जगह ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या है कि ये जो नोट्स हैं या क्वेश्चन जो हैं ये आपको जेके स्टडी मटेरियल ऐप पे मिल जाएंगे। वहाँ पर अगर आप जाओगे वहाँ पर जेके बॉस और फिर क्लास 12th एंड फिर अगर आप जाओगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एंड देन वहाँ पर आपको अकाउंटेंसी में यहाँ पर ये मिल जाएंगे ये नोट्स, वहाँ पर आप कॉपी कर सकते हो। इस वीडियो में आपको थोड़ा सा यहाँ पर मीनिंग भी बताऊँगा कि अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा सा याद रहेगा, दिमाग में भी अगर आपका क्वेश्चन थोड़ा सा याद रहेगा तो फिर आप क्या कर सकते हो कि एग्ज़ाम में अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। आई होप ये थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि है what is partnership deed? Discuss its content. Partnership deed is a written agreement among partners which defines the terms and conditions of their partnership. It contains the following contents: name and address of the firm and partners, nature of business, duration of partnership, capital contribution of partners, profit sharing ratio, rules for admission, retirement and expulsion of partners, duties and powers of partners, rules for dissolution of the firm, mode of setting disputes। ये जो चीज़ें होती हैं ये पार्टनरशिप डीड इन द सेंस की जो दो बंदों के बीच में जो बॉन्ड बन जाता है, जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या क्या नीड्स पड़ती हैं, कि कौन कौन से कागजात जो बनाने पड़ते हैं सबसे पहले कि फिर पार्टनरशिप क्रिएट होती है। तो ये सब यहाँ पर आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो इसका क्या आंसर है? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर एज फॉलोअर्स: active or managing partner who manages the affairs of the business and is responsible for its day-to-day operations; sleeping or dormant partner who contributes capital but does not take an active part in the management of the business; third होता है nominal partner who lends his name to the partnership but does not contribute capital or take any active part in the business; और चौथा होता है partner by estoppel who is not a real partner but is represented as a partner to the third party and is liable for the firm's obligations; incoming or outgoing partners who joins the existing partnership; outgoing or retiring partner who leaves the existing partnership। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बताना है। इसमें सबसे पहला आता है एक्टिव और मैनेजिंग पार्टनर। ये कौन सा पार्टनर होता है? जो कंपनी में एक्टिवली काम करता है। दूसरा होता है स्लीपिंग और डोमिनेंट पार्टनर, जो कि इन्वेस्ट करता है कंपनी लेकिन खुद कोई काम नहीं करता है कंपनी में। थर्ड होता है नॉमिनल पार्टनर, नेम टू द पार्टनरशिप बट डाउन, जो अपनी जो ये होती है पार्टनरशिप में उसका नाम होता है लेकिन वो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता है। वो कैपिटल एक डालता है कंपनी में, फिर बाकी काम जो होता है वो कंपनी संभालती हैं। पार्टनर बाय स्टोपल ये भी एक होता है। और ये होता है इनकमिंग और इनकमिंग पार्टनर्स, आउटगोइंग और रिटायरिंग पार्टनर्स। ये आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, हाउ इज इट कैलकुलेटेड। Goodwill is an intangible asset of a firm that arises due to its reputation, customer loyalty, brand value, etc. It is calculated as the difference between the total value of the firm's assets and the liabilities and the actual capital employed in the firm. The formula of calculating goodwill is equal to total value of assets minus total value of liabilities minus actual capital employed। ठीक, गुडविल मतलब क्या होता है? ये एक इंटेंजिबल एसेट होता है फर्म के लिए। जो फर्म
लाइक इसमें क्या क्या होता है, सबसे पहला आता है फर्म की जो रेपुटेशन होती है, कस्टमर लॉयल्टी होती है, और ब्रांड वैल्यू क्या होता है कंपनी का। इसको कैलकुलेट किस हिसाब से करते हैं, लाइक सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्म के पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ क्या हैं। लाइक एसेट्स वो होते हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, और लायबिलिटीज़ वो होती हैं जिन पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन जो हम कमा नहीं सकते हैं। लाइक अगर हम घर देखेंगे तो घर में हम पैसे लगाते हैं, तो यहाँ पर लायबिलिटी होम बन जाएगा। लेकिन एसेट क्या होता है, लाइक अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो वो एक एसेट क्रिएट हो जाएगा, लाइक वहाँ से आपको इनकम जनरेट होगी। ऐसा ही होता है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म, लाइक जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कि एक फर्म में उनको पैसे देने पड़ते हैं, लाइक वो भी एक एक्चुअल कैपिटल होता है। ठीक, इसी को निकालने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, लाइक सबसे पहला होता है टोटल वैल्यूज ऑफ एसेट्स, लाइक जो फर्म के पास एसेट्स होते हैं उनका टोटल वैल्यू कितना है, उसको अगर हम माइनस करेंगे टोटल वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, लाइक जो खर्चात हैं, लाइक जिनसे हमें पैसे वापस नहीं आएंगे, लाइक जो हम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो इसमें माइनस करना है। और क्या माइनस करना है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सैलरी है वो भी माइनस करनी है। फिर हमें क्या निकलेगा, गुडविल। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज द प्रोसेस ऑफ अपडेटिंग देयर बुक वैल्यू टू देयर करंट मार्केट वैल्यू। इट इज डन टू रिफ्लेक्ट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल पोजीशन। द इंक्रीज और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इज रिकॉर्डेड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। द प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज शेयर्ड अमंग द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, लाइक इसमें क्या होता है कि एक बुक होती है या एक सॉफ्टवेयर आता है लाइक कंप्यूटर में, जिसमें क्या करते हैं कि अपने जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ हैं उनको मार्क डाउन करते हैं। लाइक ये पर ईयर होता है या पर मंथ होता है कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, लायबिलिटीज़ कितने हैं, खर्चात कितने हैं, और जो अर्निंग है वो कितनी हुई है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो कि है व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन रिवॉल्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। द प्रॉफिट्स और लॉसेस ऑन रिवॉल्वेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर क्रेडिटेड और डेबिटेड टू द रिवॉल्वेशन अकाउंट। द बैलेंस ऑफ द रिवॉल्वेशन अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इफ देयर इज ए प्रॉफिट ऑन रिवॉल्वेशन इट इज एडेड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड इफ देयर इज ए लॉस इट इज डिडक्टेड फ्रॉम देयर कैपिटल अकाउंट्स। लाइक एक प्रॉफिट एंड ये लाइक ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस होता है, लाइक जितना अगर लॉस होगा कंपनी में, जो उसके पार्टनर होंगे लाइक वो कंपनी के टोटली लाइक शेयर होगा कि किसका कितना लॉस हुआ है। लाइक अगर 100 रुपये होंगे और तीन बंदे होंगे जो पार्टनर होंगे, तो 33 रुपीज़ क्या होगा कि वहाँ पर लॉस हो जाएंगे उन तीनों अकाउंट्स में। लाइक ये इक्वली शेयर होता है, अगर प्रॉफिट आएगा या लॉस होगा तो इक्वली होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि है डिफाइन ए कंपनी एंड डिस्कस इट्स फीचर्स। ए कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी क्रिएटेड अंडर द लॉ हैविंग ए सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर्स। इट्स फीचर्स इंक्लूड परसेप्चुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। ठीक, यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपनी क्या होती है। कंपनी क्या होती है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी होती हैं जो एक लॉ के अंडर बनाया जाता है। इसमें क्या क्या होता है, एक सेपरेट ओनर्स होते हैं, लाइक इसमें फीचर्स होते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ ओनरशिप, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट एंड स्टैट्यूटरी रेगुलेशन। ये आप याद रखना। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो कि explain the various types of shares and their features. There are two types of shares, equity share and preference shares. Equity shares represent ownership in the company and have residual rights on assets and profits after the claim of all other stakeholders are met. Preference shares carry a preferential right to dividend and prepayment of capital over equity shares. तो यहाँ पर दो किस्म के शेयर्स होते हैं, लाइक एक होता है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इन द सेंस कि अगर हम कंपनी को डिवाइड करेंगे 100% में, तो अगर आपके पास 10% इक्विटी हैं तो जो कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट में 10% आपको मिलेगा, यही होता है इक्विटी शेयर। दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, लाइक जो ये इक्विटी शेयर होते हैं इसके डिविडेंड्स होते हैं, लाइक फिर एक शेयर का हिस्सा होगा 1000 हिस्सों में, तो वो जो 1000 हिस्सों में अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स को देखोगे तो वो भी इसी में आते हैं, लाइक चाइल्ड्स होते हैं इक्विटी शेयर के। आई होप ये भी आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है What is the meaning of debentures? Discuss their types and features. Debentures are long-term debt instrument issued by a company to raise funds from the public. They carry a fixed rate of interest and are redeemable after a certain period. Debentures include
Types of debentures include secured debentures, unsecured debentures, convertible debentures, non-convertible debentures, redeemable debentures and irredeemable debentures. तो debentures क्या होता है, ये एक लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है. डेब्ट इन द सेंस कि लोन होता है एक कंपनी का, लाइक किसी चीज़ के हिस्से में आप, अगर आप कंपनी के हिसाब से अगर आप लोन उठाओगे तो यहाँ पर क्या होगा कि फंड्स एक हिसाब के होते हैं. जैसे आपने अगर शार्क टैंक में देखा होगा तो वहाँ पर क्या जाते हैं कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट उठाने जाते हैं. वैसे ही जो कंपनीज होती हैं वो क्या करती हैं, बैंक्स के पास जाते हैं, वहाँ पर फंड्स उठाते हैं, लोन्स उठाते हैं और क्या करते हैं कि फिर उन लोन्स को, उन फंड्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी कंपनी को ग्रो करवाने में. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. Redemption of preference shares means repurchasing the shares by the company from its shareholders after a certain period or at specific time. ठीक, रिडेम्पशन क्या होता है कि अगर एक कंपनी है उसने अपने शेयर्स किसी बंदे को बेच दिए हैं, ये आप सिंपली समझना. फिर क्या होता है कि जिसको इन्होंने भेजा है तो वो जो बंदा है वो 4 साल 5 साल के बाद फिर से वापस आएगा, वो फिर इसी कंपनी को वापस वो शेयर्स भेजेंगे, तो उसी को रिडेम्पशन कहते हैं. इट कैन बी डन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, फ्रेश इशू ऑफ shares or from the process of a new issue of shares. Redemption or debentures means the repayment of the principal amount of the debentures by the company to the debenture holders either at the maturity of the debentures or before maturity. ठीक, यहाँ पर क्या होता है डिबेंचर्स, और यहाँ पर पहला था रिडेम्पशन, दूसरा होता है डिबेंचर्स. डिबेंचर्स वो बंदे होते हैं जो किसी कंपनी में इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं, लाइक फिर वो 10 साल बाद आएंगे, जिस उस वक्त जो उसकी उस कंपनी की वैल्यू होगी उसी हिसाब से कंपनी को उन बंदों को पे करना होगा. ठीक, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फॉर फीचर एंड सरेंडर ऑफ शेयर्स. Forfeiture of shares means cancelling the shares of a shareholder who fails to pay the seller's calls due on the shares. ठीक, forfeiture क्या होता है, ये एक ऐसे शेयर्स होते हैं जो कैंसिल हम कर सकते हैं. लाइक अगर एक शेयर होल्डर है वो अपना पेमेंट पे नहीं कर रहा है, लाइक वो फेल हो जाता है अपने पेमेंट्स पे करने में वक्त पे. ठीक, तो क्या हो सकता है फॉर फ्यूचर, लाइक जो कंपनी होगी वो उनके शेयर्स कैंसिल कर सकते हैं. द फॉरफिटेड शेयर्स आर इशूड बाय कंपनी. सरेंडर ऑफ शेयर्स मीन्स वॉलंटरी giving up the ownership of shares by shareholder to the company. Surrendered shares are cancelled and cannot be reissued by the company. इसमें जो ये इसको क्या बोलते हैं, शेयर्स जो कैंसिल हो जाएंगे इनको फिर से री इशू कंपनी नहीं कर सकती. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जो कि है व्हाट इज मीन्ड बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. Financial statement analysis is the process of examining and interpreting a company's financial statements to assess its financial health and performance. It involves analyzing the company's financial information to identify its strengths, weaknesses, opportunities, and threats, and making informed decisions about its future prospects. तो यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, लाइक कि एनुअली जो कंपनी होती है उसका फाइनेंशियली स्टेटमेंट क्या है, लाइक वो प्रॉफिट में है या लॉस में, इसी को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जो कि है डिस्कस द वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. देयर आर वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इंक्लूडिंग रेशियो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड ट्रेंड एनालिसिस. ये चार आप याद रखना. सबसे पहला है रेशियो एनालिसिस, दूसरा है वर्टिकल एनालिसिस एंड थर्ड है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस एंड फोर्थ है ट्रेंड एनालिसिस. ये चारों पूछे जाते हैं, लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल ये स्टेटमेंट. Ratio analysis involves analyzing the relationship between different financial items to assess the company's financial health. Vertical analysis involves analyzing the proportion of each financial item to the total amount of assets its relative importance. Horizontal analysis involves analyzing the change in financial items over time to assess its performance. Trend analysis involves analyzing the trend of financial items over a period of time to assess its future prospects. तो ये जो चारों होते हैं ये क्या होते हैं कि एक लाइक सबसे पहले हम रेशियो देखते हैं कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं जो हमने बाई या सेल किया है, जो एसेट्स सेल किए हैं या बाई किए हैं, तो उनका जो रेशियो है वो कैसा है, लाइक कि हमने जिस हिसाब से बाई किया था उसी हिसाब से अभी वैल्यू चल रही हैं उनकी या डाउन हो रही हैं. तो ये चीज़ें उन्हीं के लिए यूज़ होती हैं. आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा. तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि हैं व्हाट इज़ रेशियो एनालिसिस, व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट. रेशियो एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल आइटम्स
पर्पस टू असेस द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। रेशियो एनालिसिस क्या होता है कि हम बहुत सारे आइटम्स लाते हैं, लाइक कि अगर कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनको हम लाएंगे, वहाँ पर हम देखेंगे कि एक सिस्टम बनता है, लाइक कि क्या हिसाब से कि अगर इनकम हमारी जनरेट हो रही है तो उसमें प्रॉफिट कितना आ रहा है, हमने अगर ये प्रोडक्ट्स इस हिसाब से तैयार किए हैं तो इतना खर्चा आया उनको तैयार करने में, तो उतना प्रॉफिट हमको मिल रहा है या नहीं, उस चीज़ को हम रेशियो एनालिसिस कहते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो कि डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरियस रेशियोज यूज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। There are various types of ratios used in financial statement analysis, including liquidity ratios, profitability ratios, solvency ratios, and efficiency ratios. Liquidity ratios assess the company's ability to meet its short-term obligations such as current ratio and quick ratio. Profitability ratios assess the company's ability to generate profits such as gross profit margin and return on assets. Solvency ratios assess the company's ability to meet its long-term obligations such as debt to equity ratio and interest coverage ratio. Efficiency ratio assess the company's ability to manage its resources efficiently such as inventory turnover ratios and accounts receivable turnover ratio. ये चीज़ें आप याद रखना, लाइक ये बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ हैं, तो अगर मैं इसको डिस्कस करने में बैठूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया हो सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि है व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स of a company during a particular period. It is an important tool to evaluate the liquidity position of the company. लाइक कैश फ्लो क्या होता है कि कंपनी के अंदर कितने फंड्स आए हैं, कंपनी का कितने खर्चात हुए हैं, लाइक कि जो कंपनी के अंदर जो पैसों का लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वही होता है कैश फ्लो। लाइक कि कितना पैसा आया, कितना गया, कितना प्रॉफिट आया, ये एक टाइम पीरियड में होता है, लाइक कि ये मंथली भी देखा जा सकता है और ईयरली भी देखा जा सकता है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो कि हैं व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ preparing a cash flow statement. The primary objective of preparing a cash flow statement is to provide information about the sources and uses of cash and cash equivalents of a company during a particular period. तो जो ऑब्जेक्टिव होता है, लाइक कि हम क्यों करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर, तो इसका एक ही रीज़न है कि हमें पता चल जाता है कि जो हमारी कंपनी है वो लॉस में चल रही है या प्रॉफिट में चल रही है। बस इतना ही इसका ये शॉर्ट में आंसर है। What are the three sections of cash flow statement? The three sections of cash flow statement are operating activities, investing एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। जो अब ये कैश फ्लो में जो ये आते हैं तीन सेक्शंस, वो सबसे पहला होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, लाइक कि जो कंपनी होते हैं उसको जो ऑपरेट करने के खर्चा आते हैं उसी को हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कहते हैं। दूसरा होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, लाइक कि कंपनी किसी एसेट में इन्वेस्ट कर रहा है या कोई प्रोडक्ट नया बना रहा है तो उसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, लाइक किसी को हायर करना या कुछ ऐसा होता है, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आते हैं। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कंपोनेंट्स ऑफ द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट आर कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज फ्रॉम द कंपनीज कोर बिजनेस ऑपरेशन सच एज कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, कैश पेड टू suppliers, salaries and wages paid, interest and taxes paid and any other operating expenses। लाइक यहाँ पर क्या आता है कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, लाइक इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले यहाँ पर आता है कि जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, लाइक यहाँ पर सबसे पहला आता है कि जो कस्टमर्स ने पे किया, लाइक कोई प्रोडक्ट कंपनी ने भेजा तो उसको जो प्रॉफिट हुआ या कोई जो कैश लिया उस कस्टमर से वो इसमें लाया जा सकता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि जो सप्लायर्स होते हैं, लाइक जिनका वो प्रोडक्ट था उनको वो पैसे देने हैं, लाइक इसमें 80% 70% पैसे उनको देना होगा जो मैन्युफैक्चरर्स होंगे। तीसरा होता है सैलरीज एंड वेजेस, लाइक जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनको भी सैलरी देनी पड़ेगी और उनका खर्चा जो होता है उसको वेजेस कहते हैं। इंटरेस्ट एंड टैक्सेस पेड, और क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट भी बढ़ना पड़ता है, लाइक अगर जो कंपनी है वो अर्निंग कर रही है तो उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, टैक्स भी पे करने पड़ते हैं, और अदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं ये भी इसी में कैश फ्लो स्टेटमेंट हम ऐड करते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन कैश फ्लो स्टेटमेंट। द कंपोनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सेक्शन ऑफ ए कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, लाइक यहाँ पर भी यही है कि कैश इन एंड आउट होता जा रहा है। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।